कहानी की शुरुआत एक ऐसी खौफनाक तबाही से होती है जिसने करोड़ों साल पहले पूरी धरती का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक आसमान से कुछ अजीब घोंघे जैसे दिखने वाले स्पेसशिप्स नीचे उतरते हैं और देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक भयानक विस्फोट कर देते हैं। हर तरफ सिर्फ आग और तबाही का मंजर था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये एलियंस क्या ढूंढ रहे थे। करोड़ों साल बाद बर्फीले आर्कटिक के बीच एक जियोलॉजिस्ट सोफिया को एक ऐसी चीज मिलती है जो साइंस की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। बर्फ की परतों के नीचे दबा हुआ एक विशाल मेटल डायनासोर का कंकाल। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कंकाल था या किसी आने वाले महाविनाश की पहली दस्तक? इसी बीच हमारी कहानी की एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिंदगी तबाह हुआ है और अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। केर येगर, एक जुगाड़ू इन्वेंटर, अपनी बेटी टेसा के साथ एक पुरानी सुनसान थिएटर की इमारत में पहुंचता है। केर को लगता है कि उसे यहाँ कुछ ऐसा कबाड़ मिल जाएगा जिसे बेचकर वह अपनी तंगी दूर कर सकेगा। थिएटर के अंधेरे कोने में उसकी नजर एक बुरी तरह से टूट फूट चुके ट्रक पर पड़ती है। ट्रक की हालत इतनी खराब थी कि कोई भी समझदार इंसान उसे बेकार समझकर छोड़ देता, लेकिन केर को लगा कि इसके पार्ट्स बेचकर कम से कम बेटी की कॉलेज की फीस तो भरी ही जा सकती है। वह किसी तरह उस भारी भरकम ट्रक को टो करके अपने गैरेज में ले आता है, लेकिन केर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लोहे के ढांचे को वह महज कबाड़ समझ रहा है, वह असल में एक ऐसा सोता हुआ राक्षस है जिसकी तलाश पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां और खूंखार एलियंस कर रहे हैं। गैरेज में जब केर उस ट्रक की मरम्मत शुरू करता है तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। ट्रक के अंदर आम गाड़ियों वाले कलपुर्जे नहीं थे, बल्कि उसमें अजीब तरह की धातु और एडवांस टेक्नोलॉजी के निशान थे। जैसे ही केर उस ट्रक के इंजन से एक अटका हुआ कारतूस बाहर निकालता है, पूरे गैरेज में एक जोरदार धमाका होता है। धूल और धुएं के बीच वह ट्रक अपने असली रूप में बदलने लगता है। लोहा मुड़ने लगता है, मेटल की परतें आपस में जुड़ने लगती हैं और केर की आंखों के सामने खड़ा हो जाता है ऑप्टिमस प्राइम। लेकिन वह ऑप्टिमस प्राइम नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। वह बुरी तरह जख्मी था, गुस्से में था और इंसानों पर से अपना सारा भरोसा खो चुका था। ऑप्टिमस को लगता है कि केर भी उसे मारने आया है और वह अपनी बंदूक केर की तरफ तान देता है। केर अपनी जान की भीख मांगते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन मुसीबत सिर्फ गैरेज तक सीमित नहीं थी। उसी वक्त CIA की एक बेहद गुप्त और खूंखार टास्क फोर्स सेमेट्री विंड केर के घर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इस सीक्रेट एजेंसी का मकसद सिर्फ एक था, धरती पर मौजूद हर आखिरी ट्रांसफार्मर का शिकार करके उसे खत्म करना, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। सेमेट्री विंड का बेरहम कमांडर जेम्स सावेज अपने हथियारबंद एजेंटों के साथ केर के फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लेता है। वे केर, उसकी बेटी टेसा और उसके दोस्त को बंधक बना लेते हैं। सावेज केर के सिर पर बंदूक तान देता है और एक ही सवाल पूछता है, वह ट्रक कहाँ है? केर अपनी बेटी को बचाने के लिए सच छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सावेज के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। वह टेसा की कनपटी पर बंदूक रख देता है और उल्टी गिनती शुरू कर देता है। केर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मौत उसकी बेटी के बिल्कुल करीब थी और केर अपनी आंखों के सामने अपनी ही औलाद को खोने वाला था। क्या केर अपनी बेटी को बचाने के लिए ऑप्टिमस का सौदा कर देगा या फिर जमीन के नीचे छुपा ऑप्टिमस सही वक्त पर बाहर आकर इन बेरहम एजेंटों का सफाया करेगा? जब सावेज की बंदूक टेसा के माथे पर टिकी थी और उल्टी गिनती खत्म होने ही वाली थी, तभी गैरेज का फर्श अचानक किसी भूकंप की तरह हिलने लगता है। चीख पुकार और गोलियों की आवाज के बीच जमीन को चीरता हुआ ऑप्टिमस प्राइम बाहर निकलता है। ऑप्टिमस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह सीधे CIA के एजेंटों पर हमला कर देता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर केर, टेसा और उसका दोस्त लुकास भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है शेन की, जो टेसा का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था और एक प्रोफेशनल रेस ड्राइवर था। अपनी तेज रफ्तार कार में बैठकर सब किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन CIA की गाड़ियां और उनका बेरहम कमांडर सावेज उनका पीछा नहीं छोड़ते। सड़कों पर एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला चेज सीक्वेंस शुरू होता है। गाड़ियां आपस में टकरा रही थीं, गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी और केर अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को बचा रहा था। लेकिन तभी आसमान अचानक काला पड़ जाता है। बादलों को चीरता हुआ एक विशाल रहस्यमय काले रंग का स्पेसशिप नीचे आता है। यह CIA की
की टीम नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बाउंटी हंटर था, लॉकडाउन। लॉकडाउन का मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं था, वह सिर्फ अपनी सुपारी पूरी करने आया था। लॉकडाउन अपनी घातक मिसाइलों से हमला कर देता है, एक जबरदस्त विस्फोट होता है और पूरी सड़क तबाही के मलबे में तब्दील हो जाती है। इस भयानक धमाके की चपेट में आकर केट का दोस्त लुकास मौके पर ही जलकर राख हो जाता है। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख केट बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन उनके पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। ऑप्टिमस उन्हें लेकर एक सुनसान जगह पर छुप जाता है। ऑप्टिमस को समझ आ चुका था कि इंसानों ने उसके साथ धोखा किया है। जिस इंसानियत को बचाने के लिए उसने अपने साथियों की बलि दी, वही इंसान आज पैसों और ताकत के लालच में ऑटोबॉट्स का शिकार कर रहे थे। केट CIA के एक ड्रोन से चुराए गए डेटा की मदद से यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यह सब किसके इशारे पर हो रहा है। जांच में एक चौंकाने वाला नाम सामने आता है, KSI कॉर्पोरेशन, एक ऐसी टेक कंपनी जो मरे हुए ऑटोबॉट्स के शरीर से मिलने वाले मेटल ट्रांसफॉर्मियम का इस्तेमाल करके अपनी खुद की रोबोट आर्मी बना रही थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए केट, टेसा और शेन भेष बदलकर KSI के हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं। वहाँ जो मंजर केट की आंखों के सामने था, वह देखकर उसकी रूह कांप जाती है। लैब के अंदर बड़े बड़े कंटेनरों में उनके पुराने साथी रोबोट्स के कटे हुए सिर और जिस्म रखे हुए थे, जिन्हें पिघलाकर नया मेटल बनाया जा रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि KSI ने ऑटोबॉट्स के सबसे बड़े दुश्मन मेगाट्रॉन के दिमाग और DNA का इस्तेमाल करके एक नया बेकाबू रोबोट तैयार कर लिया था, गैल्वेट्रॉन। जब ऑप्टिमस को पता चलता है कि इंसानों ने उसके सबसे प्यारे दोस्त जॉर्ज और रैटचेट के टुकड़ों का सौदा किया है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। ऑटोबॉट्स KSI की लैब पर धावा बोल देते हैं और सब कुछ तहस-नहस करने लगते हैं। लेकिन KSI का मालिक जोशुआ कॉलिंस घमंड में चूर होकर अपने सबसे बड़े हथियार गैल्वेट्रॉन को ऑप्टिमस के पीछे भेज देता है। बीच सड़क पर ऑप्टिमस और गैल्वेट्रॉन के बीच एक महायुद्ध छिड़ जाता है। गैल्वेट्रॉन कोई आम रोबोट नहीं था, वह पलक झपकते ही हवा में बिखरकर किसी भी रूप में ढल सकता था। ऑप्टिमस पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन वह अभी भी अपनी पुरानी चोटों से कमजोर था। तभी पीछे से अचानक एक भारी भरकम लेजर बीम आकर सीधे ऑप्टिमस की छाती के पार हो जाती है। ऑप्टिमस तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। यह हमला गैल्वेट्रॉन ने नहीं, बल्कि ऊपर मंडरा रहे स्पेसशिप से लॉकडाउन ने किया था। लॉकडाउन नीचे उतरता है, जमीन पर पड़े अधमरे ऑप्टिमस को जंजीरों में जकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में खींचने लगता है। टेसा, जो एक कार में छुपी हुई थी, गलती से उसी स्पेसशिप के जाल में फंस जाती है और स्पेसशिप के साथ आसमान की तरफ खींचती चली जाती है। केट चीखता रह जाता है, लेकिन स्पेसशिप अपनी पूरी ताकत के साथ बादलों को चीरते हुए गायब हो जाता है। एक तरफ उसका सबसे बड़ा मददगार ऑप्टिमस प्राइम दुश्मन की कैद में था और दूसरी तरफ उसकी अपनी इकलौती बेटी एक जानलेवा एलियन शिप में तड़प रही थी। क्या केट बिना किसी हथियार के उस विशाल एलियन स्पेसशिप में घुसकर अपनी बेटी को बचा पाएगा, या फिर लॉकडाउन ऑप्टिमस को ब्रह्मांड के उस पार ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा? केट अपनी आंखों के सामने बेटी को आसमान में ओझल होते देख एक पल के लिए सुन पड़ जाता है, लेकिन उसका पिता वाला हौसला टूटने के बजाय और ज्यादा खूंखार हो जाता है। बिना अपनी जान की परवाह किए केट और शेन बचे हुए ऑटोबॉट्स बम्बलबी, हाउंड, क्रॉसहेयर्स और ड्रिफ्ट के साथ मिलकर उस विशालकाय एलियन स्पेसशिप में घुसने का गुप्त प्लान बनाते हैं। स्पेसशिप के अंदर का माहौल किसी भयानक सपने जैसा था। चारों तरफ लोहे के पिंजरे और ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक जीवों के अवशेष रखे हुए थे। केट अपनी जान की बाजी लगाकर स्पेसशिप के अंधेरे कोनों से होता हुआ उस जगह पहुंचता है जहां टेसा एक कांच के केबिन में बंद रो रही थी। ठीक उसी वक्त ऑटोबॉट स्पेसशिप की विशालकाय जंजीरों और मैकेनिज्म को तोड़कर ऑप्टिमस प्राइम को आजाद कराने में कामयाब हो जाते हैं। एक एक पल भारी था, क्योंकि अगर लॉकडाउन को पता चल जाता तो वे सब पलक झपकते ही भस्म हो जाते। ऑप्टिमस के आजाद होते ही पूरा स्पेसशिप अलर्ट मोड पर आ जाता है। केट टेसा को सुरक्षित बाहर निकालता है और सब मिलकर स्पेसशिप के एक अलग हिस्से डिटैचेबल शिप को काटकर उससे बाहर हवा में कूद जाते हैं। वे सीधे चीन के हांगकांग शहर की तरफ उतरते हैं, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक महाविनाश की शुरुआत थी। दूसरी तरफ KSI का मालिक जोशुआ कॉलिंस अपनी बनाई तकनीक सीड, एक ऐसा हथियार जो किसी भी चीज को एलियन मेटल में बदल देता है, को हांगकांग ले आया था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका बनाया रोबोट गैल्वेट्रॉन असल में मेगाट्रॉन का ही नया और ज्यादा खूंखार रूप है। गैल्वेट्रॉन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और KSI के सारे रोबोट्स पर अपना कंट्रोल कायम कर लेता है। वह इंसानों की बनाई उस पूरी रोबोट आर्मी को हांगकांग की सड़कों पर तबाही मचाने के लिए छोड़ देता है। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती हैं और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मच जाती है। ऑटोबॉट्स की तादाद बहुत कम थी और दुश्मनों की
फौज अनगिनत। युद्ध में अपनी हार तय देखकर ऑप्टिमस प्राइम एक आखिरी दाव खेलने का फैसला करता है। वह स्पेसशिप में कैद प्राचीन और पराक्रमी योद्धाओं डायनोबॉट्स के पास जाता है। ऑप्टिमस अपनी तलवार खींचता है और उनके विशालकाय लीडर ग्रिमलॉक से टकरा जाता है। एक जबरदस्त जंग के बाद ऑप्टिमस ग्रिमलॉक को धूल चटा देता है और उन्हें अपनी तरफ से लड़ने के लिए ललकारता है। जब एक जलता हुआ विशाल रोबोटिक टीरेक्स अपने मुंह से आग उगलता हुआ हांगकांग की सड़कों पर दौड़ता है और उस पर सवार होकर ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार हवा में लहराता है तो पूरा युद्ध का मैदान कांप उठता है। डायनोबॉट्स और ऑटोबॉट्स मिलकर गैल्वेट्रॉन की रोबोट आर्मी के परखच्चे उड़ा देते हैं, लेकिन तभी आसमान में फिर से वही भयानक काला साया मंडराने लगता है। लॉकडाउन वापस आ चुका था। लॉकडाउन अपने स्पेसशिप से एक विशाल मैग्नेट चुंबक ऑन कर देता है। हांगकांग की गाड़ियां, पुल, इमारतें और भारी भरकम मेटल की चीजें हवा में उठने लगती हैं और फिर जमीन पर गिरकर सब कुछ चकनाचूर करने लगती हैं। टेर और उसका परिवार इस तबाही के बीच फंस जाते हैं। ऑप्टिमस मैग्नेट को नष्ट कर देता है, लेकिन तभी लॉकडाउन खुद नीचे उतरता है और सीधे ऑप्टिमस पर हमला कर देता है। एक तरफ लॉकडाउन का खूंखार रूप और दूसरी तरफ CIA का बेरहम एजेंट सावेज दोनों केर और ऑप्टिमस को एक साथ घेर लेते हैं। सावेज केर पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इस बार केर पीछे हटने वालों में से नहीं था। केर अपनी गन से सावेज पर पहला निशाना साधता है और उसे मौके पर ही ढेर कर देता है। दूसरी तरफ लॉकडाउन ऑप्टिमस की ही अपनी तलवार उठाकर उसकी छाती के आर पार घूम देता है। ऑप्टिमस दर्द से तड़पते हुए दीवार से चिपक जाता है और लॉकडाउन अपनी गन उसके सिर पर रख देता है। केर, टेसा और शेन मिलकर अपनी जान की बाजी लगाते हैं और लॉकडाउन का ध्यान भटकाते हैं। इसी एक सेकंड की ढील का फायदा उठाकर बम्बलबी हमला करता है और ऑप्टिमस अपनी पूरी ताकत समेटकर जमीन पर पड़ी तलवार खींच निकालता है। एक ही झटके में ऑप्टिमस लॉकडाउन के 2 टुकड़े कर देता है और उस तबाही का हमेशा के लिए अंत कर देता है। गैल्वेट्रॉन यह सब देखकर मलबे में छुपकर भाग निकलता है और जाते जाते कसम खाता है कि वह एक दिन फिर वापस आएगा। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऑप्टिमस जानता था कि जब तक वह इस धरती पर रहेगा उसके दुश्मनों की नजरें इंसानों पर बनी रहेंगी। वह केर और उसके परिवार से हमेशा के लिए अलविदा कहता है। उस विनाशकारी हथियार सीड को अपने साथ लेता है और अपने थ्रस्टर्स ऑन करके सीधे अंतरिक्ष के नीले आसमान में गायब हो जाता है, उन अज्ञात निर्माताओं क्रिएटर्स की तलाश में जिन्होंने उसे बनाया था।